हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने थर्ड प्रॉफ के चैप्टर गर्भ विज्ञान की, जो कि हम पढ़ते हैं प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं गर्भ विज्ञान में, वो सारी चीज़ें जो NCISM के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे इस चैप्टर के अंदर हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी गर्भागर्भाव, गर्भाधान, गर्भाव क्रांति, गर्भ का संस्कार और पुंसवन संस्कार के बारे में बात करेंगे। गर्भ की परिभाषा क्या होती है? देखो, आचार्य चरक ने गर्भ की परिभाषा अलग दी है, आचार्य सुश्रुत ने अलग दी है। तो हमें दोनों ही श्लोक याद करने हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से वो दोनों श्लोक हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवती, ये आचार्य चरक का श्लोक है। और शुक्र शोणितम गर्भाशय स्तंभ आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते, आचार्य सुश्रुत का श्लोक है। इसे याद आप कैसे कर सकते हो? से सुश्रुत है और से समूर्छितम इसमें आता है। मैंने भी इसी तरीके से याद किया था। तो शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवती आचार्य चरक का है। शुक्र शोणितम गर्भाशय स्तंभ आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते, ये आचार्य सुश्रुत का है। इसमें क्या कह रहे हैं आप देखिएगा कि कुक्षी यानी गर्भाशय में जब शुक्र और शोणित और जीव का संयोग होता है तो उसे गर्भ की संज्ञा दी जाती है। और आचार्य सुश्रुत क्या कह रहे हैं कि गर्भाशय में जब शुक्र और शोणित, ठीक है, शुक्र शोणित हम गर्भाशय स्तंभ गर्भाशय में उनका संयोग होता है तो उसमें 8 प्रकृति और 16 विकार का समूर्छन होता है, यानी वो सब आपस में मिलते हैं और इसी को क्या कहा जाता है? गर्भ कहा जाता है। तो ये तो गर्भ की डेफिनेशन थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं गर्भ की परिभाषा हमने देख ली है। इसके बाद इसका मॉडर्न कोरिलेशन एंड डेफिनेशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा PDF से। गर्भागर्भाव कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6, ठीक है। कौन कौन से? मातृज, पितृज, आत्मज, सात्मज, रसज और सत्वज, ठीक है। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, तो आपको याद भी होगा। तो आपको मैं इसका श्लोक तो नहीं बता रही हूँ, अगर आप चाहे तो मैं आपको श्लोक दिखा सकती हूँ। आप एक मिनट रुकिएगा, देखिए ये हैं वो श्लोक्स। ये आचार्य चरक के अनुसार श्लोक है पूरा, और ये वाला आचार्य सुश्रुत के अनुसार है। तो आपको सिर्फ याद क्या करना है कि स्थिराणी पितृजानी के जो पिता वाले हैं वो कैसे होते हैं? स्थिर अंग होते हैं। मृदुनी मातृजानी जो माता से होते हैं वो मृदु होते हैं। बाकी ये वाले जो श्लोक हैं ये हम टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हो तो ये वाले श्लोक भी याद कर सकते हो, जैसे शरीर उपचय बलम वर्ण स्थिति हार निश्चित रस रसजानी, यानी किसके हैं? रस के हैं। रस के कौन कौन से हैं? शरीर का उपचय, बल, वर्ण, ये सारे, ठीक है। अगर आप याद करना चाहो तो श्लोक याद कर लेना, वरना अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह इस टेबल के फॉर्मेट में ये लिख के आ सकते हो। तो चलिए अब हम PDF पे वापस चलते हैं, जिसमें अब हम देख रहे हैं कि माता का क्या भाव है। हमने पढ़ाया अभी कि मृदुनी मातृजानी, तो मृदु जैसे त्वचा, रक्त, मांस, मेद, नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, आंत्र, गुदा आदि कोमल अवयव। मृदुनी मातृजानी मीन्स जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है। कैसे हैं? जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हमें मदर से मिलते हैं वो ये हैं। एक बार आप इन्हें देख लेंगे। वैसे तो अगर ये MCQ में क्वेश्चन आता है तो आप इनमें से पहचान लोगे ना कि कौन सा सॉफ्ट है कौन सा हार्ड है, बस इतना ही है। और अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो आप आदि करके लिख सकते हो, अगर आपके श्लोक याद नहीं है कि त्वचा, रस, मांस, मेद, ये तो आपके वही हो गए धातु। फिर नाभि, हृदय, क्लोम, जो भी आपको याद आ रहे हैं कि ये सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो लिख दोगे। अब हार्ड में बात करें तो स्थिराणी पितृजानी होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? हार्ड, केश के यानी अब सारे बाल आ जाएंगे, केश, श्मश्रु, लोम, अस्थि, नख, दंत, सिरा, स्नायु, धमनी। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगर इसे हाईलाइट कर दूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना, तो मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि जब आप PDF देखो तो आपको याद रहे कि ये वाली चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। सिरा, स्नायु और धमनी। हमें दिखने में तो लगता है कि ये तो सॉफ्ट है, लेकिन असल में क्या है? पिता से है। सिरा, स्नायु, धमनी आदि स्थिर व कठिन अवयव होते हैं। ये वाली चीज़ याद करनी है, MCQ में आ जाता है।
चलिए अब हम बात करते हैं आत्मज भाव। वो कौन कौन से होते हैं? इंद्रियां, ज्ञान, विज्ञान, आयु, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, चेतना, मन। जैसे हमने आत्मा के वो पढ़े हैं, आत्मा के लक्षण प्राणोपानो निमेष आद्या जीवनम मनसो गति। इंद्रिय अंतर संचार है प्रेरणम धारणम चयत। इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम, प्रयत्न, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति, अहंकारी, अहंकारो, लिंगानी, परमात्मा, मना। ठीक है, ये वाला जो श्लोक है आगे पीछे शायद हो गया। तो ये वाले वो सारे फैक्टर्स किसके होते हैं? आत्मा के होते हैं, राइट। तो ये तो आप इजीली याद कर सकते हो। इसके बाद आता है सात्म्यज। जो सात्म्यज क्या होता है? हैबिचुअल, जिसके हम हो जाते हैं कंफर्टेबल, जो हमारे लिए अनुकूल है। आरोग्य, अनालस्य, अनुलुपत्व, इंद्रिय प्रसादन, स्वर्ण, वर्ण, बीज, संपत्ति। ठीक है, इसके बाद आता है रस के फैक्टर्स क्या हैं? अगर आप सही रस का सेवन करते हो तो क्या होता है? शरीर की वृद्धि, बल, पुष्टि, उत्साह, शरीर की उपचार स्थिति एकदम ठीक रहती है। यही सारी चीज़ें होती हैं ना रस से। इसके बाद आता है सत्वज भाव में क्या होगा? देखो सत्व बोले तो मन, सत्व का मतलब क्या होता है? मन। और हमारी 3 प्रकृति मानस होती है, सात्विक, राजस और तामस। और शौच, यानी शौच मतलब होता है स्वच्छता। क्या होता है? स्वच्छ, रुक जाओ, स्वच्छता। ठीक है, आस्तिकता के एक भगवान पर आस्तिकता रखना, स्मृति, धृति, ये सब किसके? सत्वज, यानी मन का है, मन के भाव हैं। तो मैं अब तक 2 चीज़ें कवर कर चुकी हूँ, गर्भ की परिभाषा जो कि मैंने आपको बताया, और गर्भ के 6 भाव जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गर्भाधान और गर्भ अवक्रांति। तो गर्भाधान क्या होता है? वही उसकी डेफिनेशन है जो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने बताई है। ठीक है, वो दोनों श्लोक आप गर्भाधान में लिखोगे। उसके बाद गर्भ अवक्रांति। तो गर्भ का मतलब तो गर्भ आपको पता चल गया क्या होता है। अवक्रांति मतलब उसका उत्पत्ति क्रम कैसे हो रहा है, उसका डेवलपमेंट का जो क्रम है, क्रोनोलॉजिकल एम्ब्रियोनिक इवोल्यूशन या फिर डेवलपमेंट कह सकते हो। ठीक है, फिर इसमें ये कह रहे हैं कि अविभक्त अवयव से विभक्त अवयव। जब एक गर्भ की उत्पत्ति शुरू में होती है तो वो क्या होता है? अविभक्त होता है। उसका हमें नहीं पता हाथ कौन सा है, पैर कौन सा है, राइट। लेकिन जब वो जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती जाती है तो हमें पता चलता है कि ये इसके हाथ हैं, ये पैर है, ये सिर है। तो यही अव्यक्त अवस्था से, क्योंकि जैसे फर्स्ट मंथ में क्या कहा गया है? प्रथमे मासी कललम जायते। वो कैसे होता है? कलल की तरह होता है, उसमें हमें अंग प्रत्यंग स्पष्ट नहीं होते हैं। लेकिन लास्ट में आते आते हमें ये पता चल जाता है, व्यक्त हो जाते हैं वो, कि ये इसके हाथ हैं, ये पैर है, ये सिर है, ये कान है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलने लगती हैं। तो यही वो कह रहे हैं कि अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था का जो डेवलपमेंट होता है वही क्या है? गर्भ अवक्रांति है। इसके बाद गर्भ संस्कार और पुंसवन संस्कार की बात करें तो गर्भ संस्कार क्या होता है? गर्भ मतलब जो बच्चा है, जो गर्भ ठहरा है, वो गर्भ है। और उसके लिए संस्कार का मतलब वो है कि वो सारी चीज़ें एक स्त्री करे जो उसे गर्भ के लिए अच्छा हो। ऐसा आहार ले, ऐसा विहार, ऐसा आहार उसका हो, ऐसा उसका दिनचर्या हो, रात्रिचर्या हो, कि जो उसके गर्भ की वृद्धि करे, उसका हिरास ना करे, है ना, कि उसका नाश ना हो, लेकिन उसकी वृद्धि हो जो उसे गर्भ के लिए अनुकूल हो। इस तरह का आहार विहार, दिनचर्या, रात्रिचर्या, वो सारे काम, यही सारा क्या कहलाता है? गर्भ संस्कार कहलाता है। पुंसवन संस्कार की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है, इसे हम देखेंगे श्रेयसी प्रजा के लिए। श्रेयसी मतलब श्रेष्ठ, यानी हम जिसको चाहते हैं वो हमारी प्रजा हो और वो श्रेष्ठ हो, उसमें कोई कमी ना हो। ठीक है, वैसे तो पुंसवन संस्कार, पुंसवन पू का मतलब क्या होता है कि पुरुष की उत्पत्ति के लिए जो संस्कार किया जाता है वो पुंसवन संस्कार है। और अगर उससे अपोजिट हम वो काम करते हैं तो वो स्त्री के लिए हो जाएगा, राइट। तो ये कह रहे हैं कि इसमें श्रेयसी प्रजा यानी श्रेष्ठ प्रजा के लिए ये किया जाता है। इसमें क्या लेते हैं? जीवक, ऋषभक आदि द्रव्य को दक्षिण नासिका, जो हमारा नॉस्ट्रिल होता है, राइट नॉस्ट्रिल, राइट मीन्स दक्षिण, राइट नॉस्ट्रिल में अगर हम इसकी दवाई डालेंगे दूध में मिक्स करके, अगर राइट नॉस्ट्रिल में डाल रहे हैं तो पुत्र की उत्पत्ति होगी, और अगर वाम यानी लेफ्ट में डाल रहे हो तो पुत्री की उत्पत्ति होगी। लेफ्ट, अब आपने जीवक, ऋषभक आदि औषधियों को दूध के साथ मिलाकर अगर राइट नॉस्ट्रिल में डाला, राइट मीन्स ऐसा समझो कि राइट इज़ राइट, के क्योंकि मोस्ट ऑफ दी कपल्स क्या चाहते हैं कि उनका पुत्र हो,
और पुत्रों का एक अलग महत्व होता है कि पुत्र है तो लोग ज़्यादा खुश होते हैं, ये हमारी विचारधारा है, ठीक है, गलत है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पुत्र और पुत्री दोनों एक समान हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। वो दोनों बराबर जीने का हक रखते हैं, दोनों बराबर हैं हर चीज़ के लिए। तो ये कह रहे हैं कि अगर राइट वाले नॉस्ट्रिल में कोई चीज़ वो हम डाल रहे हैं जीवक रजभक दूध में मिला के, तो उससे राइट में डाल रहे हैं तो पुत्र होगा, लेफ्ट में डाल रहे हो तो पुत्री होगी। ये सारी बातें क्या होती हैं, पुंसवन संस्कार के अंतर्गत आती है। इंग्लिश पार्ट आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, इंग्लिश कहाँ ही पूछा जाता है। जो इंग्लिश पार्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी, जो कि हमारे सिलेबस में है। वो क्या है, फीटल की जो पोजीशन होती है, ये वाली बातें हम करेंगे आगे। अपरा वेरी इंपॉर्टेंट, गर्भ नाभि नाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, और गर्भोदक एमनियोटिक फ्लूइड। देखो ये दोनों पार्ट तो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, गर्भ वाले चैप्टर में, गर्भक्रांति शारीर वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक बार श्लोक दिखा देती हूँ, क्योंकि श्लोक याद करना इम्पॉर्टेंट है, और इसका आप श्लोक याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपरा निर्माण। देखिए, गृहीत गर्भाणाम आर्तवहानाम श्रोतसाम वर्तमन्य अवरुध्यन्ते गर्भेण तस्मात् गृहीत गर्भाणाम आर्तवम न दृश्यते तत्सत् दध प्रतिहतम ऊर्ध्वम आगतम परम च उपच्य मानम अपरा इति अभिधीयते। संधि विच्छेद इसका ऐसे होता है कि तत्स्थद प्रतिहतम ऊर्ध्वम आगतम अपरम च उपचयमानम अपरा इति अभिधीयते। ये पूरा श्लोक है, आप देख सकते हो मेरी कॉपी में जो लिखा है, गृहीत गर्भाणाम आर्तवहानाम श्रुतसाम वर्तमन्य अवरुध्यन्ते गर्भेण तस्मात् गृहीत गर्भाणाम आर्तवम न दृश्यते ततस्तद प्रतिहतम ऊर्ध्वम आगतम अपरम च उपचयमानम अपरा इति अभिधीयते। इसमें क्या कह रहे हैं कि गर्भाधान हो जाने पर गर्भ के द्वारा आर्तव व श्रोतस के मुख अवरुद्ध हो जाते हैं। गृहीत गर्भाणाम यानी गर्भिणी स्त्री के, यानी वो स्त्री जिसने गर्भ को ग्रहण किया हुआ है, यानी गर्भिणी, उसके आर्तव व श्रोतस क्या हो जाते हैं, वर्तमन्य यानी उसका जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है गर्भेण का। तस्मात् तो गृहीत गर्भाणाम यानी जो स्त्री में गर्भ है उसमें आर्तव ना दृश्यते, आर्तव नहीं दिखता है। ततस्तद ये है अधा प्रतिहतम, जो अधा मार्ग होता है, जो अधा मार्ग उसका होता है वो अवरोध हो जाता है उसका। और ऊर्ध्वम आगतम जो ये होता, देखो अधोमार्ग के अवरोध होने के कारण आर्तव ऊपर के भाग में जाकर एकत्रित हो जाता है और उसे ही अपरा कहा जाता है। तो प्रतिहतम नीचे के अधा, ये यहाँ पर संधियाँ हैं, ठीक है। तो अधा मार्ग में प्रतिहतम यानी अवरोध हो जाता है, जिसकी वजह से आर्तव ऊपर की ओर आ जाता है, जिसे अपरा कहते हैं। समझ आ गया? तो ये था अपरा निर्माण। अब हम पढ़ते हैं गर्भ का पोषण। वो देखो मैंने ये वाला श्लोक याद किया है। मातस्तु खलु रसवायाम नाड़्याम गर्भ नाभि नाड़ी प्रतिबद्धा सा अस्य मातुर आहार विहार वीर्यम अभिवहति। इसका क्या मतलब है? तेनो उपस्नेहनस्य अभिवृद्धिर्भवति। इसमें अपरा किसको कहा गया है? अपरा प्लेसेंटा को कहा गया है। तो नाभि नाड़ी के लिए क्या बोल रहे हैं कि माता के रसवाहा नाड़ियों से गर्भ की नाभि नाड़ी जुड़ी रहती है। यह माता के आहार रस के वीर्य का अभिवहन करती है, यानी जो माता खाती है वही ये कैरी करती है। उसके उपस्नेह के द्वारा इस गर्भ की वृद्धि होती है। ये भी है कि जो उससे न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड से, प्लेसेंटा से जो आते हैं गर्भ में, उसी से उस गर्भ की वृद्धि होती है। आनिषेक काल से अर्थात शुक्र के योनि में निषेचन काल से गर्भाधान के बाद असंजात अंग प्रत्यंग विभाग युक्त की स्थिति तक गर्भ सर्व शरीर अवयव को अनुसरण करने वाली तिर्यक रसवाई धमनियों के उपस्नेह से जीवित रहता है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि
जब से उनका संयोग होता है गर्भाशय में, जब से तब तक कि उसके अंग प्रत्यंग का फॉर्मेशन नहीं हो जाता, जब से उस काल से यानी फर्टिलाइजेशन से डिलीवरी तक की ये बात कर रहे हैं कि इस पूरे काल में कौन इन्हें प्रोवाइड करता है? माता का आहार विहार से, उपस्नेहन की प्रोसेस से इन्हें क्या मिलता है? पुष्टि होती है गर्भ की। तो ये था नाभि नाड़ी का निर्माण और पोषण कैसे होता है, ये वाला श्लोक भी याद करना। नेक्स्ट अपने टॉपिक की गर्भोदक यानी एमनियोटिक फ्लूइड। इसमें देखो ये वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सॉरी ये वाला रह गया। इसमें हमारा जो है विकार भी पूछे गए हैं कि अपरा है तो उसके विकार क्या क्या हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या इसके विकार हो सकते हैं, क्योंकि ये तो फर्स्ट ईयर में था कि अपरा क्या होता है, ये सारी चीज़ें, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में हमने नहीं पढ़ा वो थर्ड ईयर में हम पढ़ रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है वो? प्लेसेंटा प्रीविया। ये क्या होता है? इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट कॉजिंग पेनलेस पर वेजाइनल एंटीपार्टम हेमोरेज। इम्प्लांटेशन जो हो रहा है प्लेसेंटा का वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो रहा है, यानी वहाँ नहीं हो रहा जहाँ होना चाहिए, लोअर हो रहा है उससे, जिसकी वजह से क्या होता है? पेनलेस पर वेजाइनल, यानी पेनलेस है और वेजाइना के थ्रू एंटीपार्टम यानी डिलीवरी से पहले ही हेमोरेज यानी ब्लीडिंग होती है। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है कि इम्प्लांटेशन जब लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होता है उससे पेनलेस वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग होती है, जिसे प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा क्या होता है? एबनॉर्मल एडहेरेंस। एबनॉर्मल एडहेरेंस हो जाए प्लेसेंटा का मायोमेट्रियम में ड्यू टू डिफेक्टिव डेसिडुआ। आपने पढ़ा है डेसिडुआ क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आ रहे हैं। तो ये एबनॉर्मल एडहेरेंस होता है, बस इसे इतना ही याद रखना है कि एबनॉर्मल जब वो जुड़ जाए किसकी वजह से? डिफेक्टिव डेसिडुआ की वजह से, तो क्या होता है? प्लेसेंटा एक्रीटा। अब आता है प्लेसेंटल एब्रप्शन। इसमें क्या होता है? प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाता है। प्री मैच्योर यानी सेपरेट कब होना चाहिए उसे? डिलीवरी के टाइम, वही तो टाइम है कि सेपरेशन, उससे पहले तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत उस बच्चे को है। तो यहाँ पर जब सेपरेशन हो जाता है उसका प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा। नॉर्मली लगा है, यहाँ तो नॉर्मल नहीं लग रहा था, यहाँ पे नॉर्मली लगा है, लेकिन उसका क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से पेनफुल कंसील हेमोरेज हो सकता है या फिर रिवील हेमोरेज हो सकता है। अब आप सोचिए तो हेमोरेज तो होगा ही ना, जब वहाँ पर जो चीज़ होनी चाहिए वहाँ पर तो नहीं हो पा रहा है वो, फिर क्या हो जाएगा? एबॉर्शन भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो जाएगी। तो ये सारी बातें हैं। तो ये किसके लिए था? प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटीज़ थी। इसके बाद हम गर्भ नाभि नाड़ी तो पढ़ चुके हैं। आयुर्वेद के अनुसार मॉडर्न इसका एस्पेक्ट देखते हैं कि ये क्या होता है? द अम्बलाइकल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम फीटल अम्बलाइकस टू द फीटल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा। पता है हमें। इट कंटेन्स 2 अम्बलाइकल आर्टरीज एंड 1 अम्बलाइकल वेन। जो मैंने कैसे याद किया है, सबसे पहले ये समझो, जो अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ये उल्टा है यहाँ पर, और जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब याद कैसे करोगे? इनका नंबर वेन लिखोगे तो इसमें क्या आ रहा है? आई आ रहा है, तो इस आई से 1 याद कर लोगे और आर्टरी से 2 याद कर लोगे। ये सिर्फ यहीं के लिए वैलिड है, बाकी आप कहीं नहीं लगा देना इसे, बस ये यहाँ के लिए था। अब इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ की बात करें तो सिंगल अम्बलाइकल आर्टरी 2 होती है ना, तो यहाँ पर कितनी हो जाती हैं? वो 1 हो जाती है, तो दिक्कत है। कॉर्ड प्रोलैप्स या प्रेजेंटेशन। द कॉर्ड ड्रॉप्स डाउन ahead of the presenting part leading to compression and acute fetal hypoxia। आपने सुना होगा कि बच्चे की जो नाड़ी है वो गले में अटक गई है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ये इससे बच्चे की डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे सांस वो हाइपोक्सिया हो जाएगा, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि एक तो नाभि नाड़ी ही कंप्रेस हो जाएगी और दूसरा बच्चे का गला भी कंप्रेस हो रहा है, तो इस वजह से फीटल का हाइपोक्सिया हो जाएगा और कंप्रेशन हो जाएगा, तो उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। दोनों ही वजह उसकी मौत का कारण हो जाएगा। ट्रू नॉट्स एंड वेलवेटस इंसर्शन क्या होता है? ट्रू नॉट्स यानी सच्ची गांठें। ये गांठें तो सच्ची नहीं थी, मतलब ये फीटस के बंध रही थी, ये खुद ही बंध जाए। जैसे गांठ कैसे लगाते हैं बताइए ज़रा? ऐसे लगाते हैं, ये लग गई गांठ, ऐसे लगा दूँ? ये कैसे लगाते हैं? ऐसे लगा देते हैं। ये गांठ लग गई है हमारे नाभि नाड़ी में। तो अब ये जब गांठ लग गए तो कोई न्यूट्रिशन आना जाना आदान प्रदान नहीं होगा, जिसकी वजह से इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ हो जाती है।
ये नॉट्स ट्रू क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये बिल्कुल प्योर है, नाभि नाड़ी में ही लगी है। ये वाली नॉट्स कैसे, ये अगर नॉट्स हो जाए तो ये कैसी होती हैं? तो फीटस के गले में लग रही है। समझ आ गया होगा। गर्भ उदक, उदक का मतलब क्या होता है? पानी होता है। समझ आ रहा है। और गर्भ का पानी क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है। गर्भ के चारों ओर स्थित द्रव को गर्भोदक कहा जाता है, जो गर्भ को बाह्य आघात से बचाता है और उसके अंगों के संचलन में सहायता प्रदान करता है। सही बात है, जहाँ पे थोड़ा उसे पानी मिलेगा जब तो वो घूम फिर पाएगा, वरना तो वो एक जगह स्टेबल हो जाएगा। मॉडर्न मेडिकल एस्पेक्ट क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? एक एल्कलाइन फ्लूइड होता है जो कि पीक कब करता है? 36 वीक्स पर। इसका याद रखेंगे, इसकी मात्रा कितनी होती है? 800 से 1000 ml यानी 1 लीटर, और फिर कम होती जाती है, 600 ml तक कम होती है। और ये बनती कैसे, ये चीज़ याद रखेंगे। सबसे पहले तो ये किससे बनती है? मैटरनल प्लाज्मा से, और बाद में किससे बनती है? फीटल के यूरिन से और उसके लंग्स सिक्रेशन से। तो अच्छा बताओ, चलो इनिशियली किससे फॉर्मेशन उसका होता है? मैटरनल प्लाज्मा से। बाद में किससे बनती है वो? यूरिन से और लंग्स से। समझ आ गया। अब एमनियोटिक फ्लूइड की एबनॉर्मलिटीज़ की बात करें तो पॉलीहाइड्रोएमिनस यानी ज़्यादा, पॉली मतलब ज़्यादा हो गया, 2000 से भी ऊपर चला गया है। ठीक है, इससे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? रिस्क ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स, यूट्राइन एटोनी, पोस्टपार्टम हेमोरेज हो सकता है अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो कम हो जाए, 200 से भी कम हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा? पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, लिम्ब कॉन्ट्रैक्चर्स एंड सीवियर फीटल डिस्ट्रेस, क्योंकि बच्चा, हम जो नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं बच्चा सूख जाता है, तो ये सारी बातें हैं। इसके बाद आता है गर्भ पोषण एंड फीटर सर्कुलेशन। गर्भ का पोषण कैसे होता है? आचार्य ने गर्भ पोषण के 3 मुख्य चरण या पद्धति बताई हैं। सबसे पहले उपस्नेहन, ऑस्मोसिस, जिसमें क्या है? प्रथम कुछ महीनों में जब तक नाभि और अवयव स्पष्ट नहीं होते तब तक गर्भ रोमकूपों तथा ऊतकों के माध्यम से तिर्यक विसरण द्वारा पोषण प्राप्त करता है, यानी ऑस्मोसिस। यानी वैसे तो ये हायर, आप ऐसा समझ सकते हो कि एक मेम्ब्रेन है, इनके बीच में कोई नाड़ी नहीं है, बस वहाँ से डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस के थ्रू आता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद उपस्वेद की बात करें तो स्वेद व आर्द्रता के समान अवशोषण द्वारा पोषण एब्जॉर्प्शन होता है। फिर आता है नाभि नाड़ी के द्वारा, जो कि हम पढ़ते हैं नाभि नाड़ी में कि जब अपरका और नाभि का निर्माण हो जाता है तब माता के आहार रस का सार भाग नाभि नाड़ी के मार्ग से सीधा गर्भ शिशु को उसके हृदय में जाता है और पूरे शरीर का पोषण करता है। ठीक है, इसके बाद फीटल सर्कुलेशन की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये हमने पूरा फर्स्ट ईयर में इसका चार्ट पढ़ा होता है, तो एक बार यहाँ पर इसे देख लेंगे, बाकी आप अपने फर्स्ट ईयर के नोट से इसे पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। फीटल सर्कुलेशन इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड क्यों है? बिकॉज द फीटल लंग्स आर नॉट फंक्शनल एंड कोलैप्स। जो फीटस के लंग्स होते हैं वो काम नहीं करते हैं, वो जब उसका जन्म हो जाता है उसके बाद उसे सांस आती है, पहली बार वो सांस लेता है। And the placenta perform the function of gas exchange and nutritional intake. इसका काम कौन करता है? प्लेसेंटा ही सारा काम करता है, गैसियस एक्सचेंज का भी और न्यूट्रिशन एक्सचेंज नहीं कहेंगे, न्यूट्रिशन लाता है और एक्सक्रीटा को बाहर लेके जाता है। वो सब काम किसके ज़िम्मे है? प्लेसेंटा के ज़िम्मे लगाया हुआ है। 4 यूनिक एनाटॉमिकल शंट होते हैं। ये आप एक बार जब वो पढ़ेंगे अपना फर्स्ट ईयर का, आप वहीं से इसे एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी चीज़ें तो लिखी नहीं है, उसके बाद आकर आप ये पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, पाठ ये है पूरा जो होता है, एक बार आप इसे देख लेंगे। मास अनुमासिक गर्भ वृद्धि क्रम इम्पॉर्टेंट है, वैसे हम इसे तीनों साल में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था और थर्ड प्रॉफ में भी, अब फिर से ये हमारे सामने आ गया। तो फर्स्ट मास में क्या होता है? कलल की तरह वो होता है। सेकेंड मास में घन है, घन पिंड है तो मेल है, पेशी है तो फीमेल है, अर्बुद है तो नपुंसक है। तीसरे मास में क्या होता है? हस्त, पाद, शिर और इंद्रियों का सूक्ष्म रूप में बन जाते हैं। फोर्थ मास में क्या होता है? गर्भ स्थिर हो जाता है, अंग अवयव स्पष्ट हो जाते हैं और दोहित हो जाता है। ये याद कैसे करोगे? 2 × 2 कितना होता है? 4। तो 2 दिल किस में होंगे? 2 दिल 2 लोग 4th मंथ में होता है, याद कर लोगे। 5वें मास में
प्रतिबुद्धितरम भवति, यानी जो मन है वो अधिक स्पष्ट हो जाता है। मास रक्त का मेटाबॉलिज्म होता है। 6 में षष्ठी बुद्धि होती है, तो बुद्धि, ओज तथा वर्ण का संचय। 7 मास में एस से 7 एस से सर्वांग संपूर्णता, गर्भ क्लेश सहन करने योग्य हो जाता है। 8 में क्या होता है ओज अस्थिर हो जाता है। माता और गर्भ के बीच ओज का आदान प्रदान होता रहता है। 9 और 10 मास में क्या होता है कि ये प्रसव का काल है, कि अगर 10 माह तक प्रसव हो जाता है तो वो ठीक है, अगर 11वां माह लग जाता है मतलब कोई विकार, अथो अन्यथा विकारी भवती, कोई विकार उसमें है। ये इसका मॉडर्न एस्पेक्ट है, एक बार पढ़ लीजिएगा, वैसे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। गर्भाशय अंतर गर्भ स्थिति, ये मॉडर्न पार्ट है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अब। सबसे पहले आता है लाई, कि बेबी गर्भाशय में कैसे है। इसे मैं आपको 3 शब्दों में बताऊंगी। मैं अगर डायग्राम बना दूं तो आपको दिक्कत नहीं होगी ना, तो मैं डायग्राम से ही बताऊंगी तीनों चीज़ें। इसे आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है और ये हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये है माता, ठीक। अब माता इस तरह है ना, वर्टिकल। अगर फीटस भी वर्टिकल है तो ये एक केस तो ये हो जाएगा। दूसरा केस ये हो जाएगा कि वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, इससे ऐसे है। मदर तो ऐसे ही है, फीटस ऐसे है। एक कंडीशन ये हो सकती है लाई की, एक ये हो सकती है और एक ऐसे हो सकती है कि वो तिरछा है, वो किसी भी डायरेक्शन में ऐसे 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 किसी भी डायरेक्शन में तिरछा है, सीधा नहीं है। तो मैं एक डायरेक्शन बना के आपको बता दूं कि वो ऐसे है। तो ये 3 कंडीशन ही हो सकती हैं, क्योंकि ये वाला तो कोई सी भी कंडीशन ऐसे 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 कैसे कैसे कुछ भी हो सकता है। समझ आ गया? तो अब यहाँ पर हमने ये देख लिया, तो अब समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो 3 पोजीशन समझी। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल, फीटल एंड मैटरनल पैरेलल है, जो कि ये वाला केस था। पैरेलल है दोनों। ट्रांसफर्स फीटल लॉन्ग एक्सिस परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ये वाला सेकंड केस हो जाएगा। ऑब्लिक लाइव, यानी वो किसी भी एंगल पे होगा, एक्यूट एंगल पे, यूजुअली अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट। जब ट्रांसवर्स लाई करेगा, आप सोचो बच्चे का जन्म ऐसे होना जब उसका हेड नीचे हो, यही तो अच्छा माना जाता है। अगर वो ट्रांसवर्स होगा तो यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल होती है। चलिए अब हम बात करते हैं एटीट्यूड की, कि उसका एटीट्यूड तो बच्चे का ये याद करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना कन्फ्यूज़न होता जाएगा। तो सबसे पहले समझो कि लाई क्या होता है, कि वो कैसे है, किस पोजीशन में है। ये हमने याद कर लिया कि वो या तो ऐसे पैरेलल हो सकता है माता से, या फिर बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल, या फिर ऑब्लिक, किसी भी पोजीशन में ऐसे ऐसे किसी भी एंगल पे हो सकता है। समझ आ गया? तो ये लाई था। इसके बाद एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी ये बच्चे की सिर्फ बात हो रही है कि बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, बच्चा कैसे लेटा है। तो यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है कि बच्चा कैसे होना चाहिए। यहाँ पे जो ये कह रहे हैं द यूनिवर्सल नॉर्मल फीटल एटीट्यूड इज फ्लेक्शन, यानी यूनिवर्सल फ्लेक्शन क्या होता है, चिन ऑन चेस्ट। वो बिल्कुल ऐसे अपनी जो चिन है चेस्ट पे लगाए होता है, आर्म क्रॉस ओवर चेस्ट, आर्म भी एकदम, क्योंकि आपको पता है यूट्रस में इतनी जगह नहीं होती है तो उसे एकदम बिल्कुल सिकुड़ के रहना होता है, बॉल की तरह बन जाता है वो। तो आर्म क्रॉस ओवर चेस्ट, थाई एंड लेग फ्लेक्स्ड ओवर एब्डोमेन। तो वो बिल्कुल ऐसे इस तरह से रहता है, बॉल बना हुआ, कि उसके हाथ उसके चेस्ट पर होते हैं और जो थाइज है एब्डोमेन, थाइज लेग्स एब्डोमेन। आप जाके एक बार सर्च कर लोगे अगर गूगल पर तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पोजीशन होती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे समझो ये बच्चा है, ये इसका चेस्ट, यही इसके पैर है, बिल्कुल बस ऐसे, ये हाथ है, ऐसे है वो बिल्कुल एकदम बॉल बन के सिकुड़ा हुआ है। तो ये इसका एटीट्यूड था। तो एटीट्यूड किसका है, बच्चे का है, वो सिर्फ बच्चे के बारे में बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। द पार्ट ऑफ द फीटस विच ऑक्यूपाई लोअर पोल ऑफ द यूट्रस एंड एंटर्स पेल्विक ब्रिम फर्स्ट। ये कह रहे हैं कि फीटस का वो पार्ट जो लोअर पोल पे आता है, और जो हम देखते हैं तो क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, एक तो हेड, या तो हेड होगा, या फिर ब्रीच बटॉक्स होंगे, या फीट होंगे, या फिर शोल्डर होगा, सीन इन ट्रांसवर्स लाइन। अब आप सोचो कि बच्चा, ये माँ तो ऐसे है, माँ ऐसे खड़ी है, बच्चा ऐसे है, तो उसका शोल्डर दिखेगा ना, शोल्डर पहले आएगा। ठीक है, तो उसका कौन सा पार्ट होगा, एक्सपोज, प्रेजेंट
शोल्डर होगा। और अगर बच्चा सीधा है, पैरेलल है, वर्टिकल है, तो उसका पहले क्या दिखेगा, हेड दिखेगा। या फिर थोड़ा आड़ा हो गया है, ठीक है, या फिर उल्टा हो गया तो उसका बटॉक्स या फिर फीट प्रेजेंट होगा। तो ये प्रेजेंटेशन है, यानी हम क्या देख पा रहे हैं बच्चे में, पहले पहले उसका हेड दिख रहा है वेजाइना से, जब डॉक्टर उसे देखते हैं हेड दिख रहा है, या फिर बटॉक्स दिख रहे हैं, या फिर शोल्डर। 3 केसेस हो सकते हैं, हेड, बटॉक्स या फिर फीट, दोनों एक ही बात है, क्योंकि मतलब ये नीचे का एरिया है, ये ऊपर का है। इससे हमें ये पता चल जाएगा हेड नीचे है या फिर पैर नीचे है, और अगर ट्रांसफर्स है तो शोल्डर दिखेगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसके बाद आता है प्रेजेंटिंग पार्ट। देखो ये देखो हेड प्रेजेंट जब वो करते हैं तो वर्टेक्स, ब्रो और फेस, ये 3 पार्ट हेड में होता है। वर्टेक्स, ब्रो और फेस क्या होता है मैं बताती हूँ। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है कि स्पेसिफिक, ये वाली तो 3 हमने पढ़ लिया। अब इसमें से कोई एक होगा ना, या तो सिफेलिक पोजीशन होगी, या तो ये वाली प्रेजेंटेशन होगी, या ये वाली होगी। मान लेते हैं, कौन सी मान रहे हैं यहाँ पर, ये वाली मान रहे हैं कि सिफेलिक वाली है। तो देखो, द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट दैट इज फिजिकली फेल्ट बाय द एग्जामिनिंग फिंगर ड्यूरिंग अ डिजिटल वेजाइनल एग्जामिनेशन। मान लीजिए आपका बिल 4000 आता है। ये वाला ऐड याद आ रहा है मुझे। तो मान लेते हैं कि सिफेलिक वाला पार्ट आ रहा है, हमें दिख रहा है। प्रेजेंट कौन सा पार्ट हो रहा है, सिफेलिक। मैं इसका टिक लगा दूँ इस पर, ताकि आपको पता रहे मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिया। सो बच्चों, मैंने एग्जाम्पल लिया है सिफेलिक का, तो यहाँ पर मैं सिफेलिक की बात करूँगी। तो सिफेलिक का मैंने एग्जाम्पल ले लिया। तो स्पेसिफिक पोर्शन कौन सा है, सिफेलिक वाला है, और उसमें वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, द प्रेजेंटेशन पार्ट इज ऑसिपिट। अब जो सर है वो पूरा देखो, अगर आगे की बात करें तो फेस आ जाता है, पीछे की बात करें तो ऑसिपिट एरिया। मान लेते हैं कि पीछे वाला एरिया एक्सपोज हो रहा है। देखो समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चे के 3 प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, या तो वो बिल्कुल हेड उसका नीचे है, या तो उसका पैर नीचे की तरफ है, या फिर उसका शोल्डर है, जो हमें पता चल रहा है कि ये है, ठीक है। अब उस हेड में भी हेड में कितने पार्ट्स होते हैं, एक फेस हो गया, एक ऑसिपिट, एक आगे का हो गया, एक पीछे का। तो आगे का अगर दिख रहा है वो नीचे की तरफ है तो वो फेस वाला हो जाएगा, और अगर वो पीछे वाला एरिया दिख रहा है सिर का तो ऑसिपिट हो जाएगा, ठीक है। ऑसिपिटल एरिया नहीं पता है ना, तो ये वाला एरिया तो ये कह रहे हैं, मान लो, अच्छा आप फेस वाला मान लो, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। तो हम ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारा कौन सा सिफेलिक, सिर्फ ये देखना जो मैं लिख रही हूँ कि सिफेलिक, रुक जाओ, सॉरी, आपको समझ आ जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखो। सिफेलिक वाला पार्ट है, सिफेलिक की क्या है, प्रेजेंटेशन है। मैं यहाँ पर लिख दूँ छोटा सा, प्रेजेंटेशन है। ये क्या है, इसकी प्रेजेंटेशन है। अब कोई आपसे पूछे इसमें प्रेजेंटेशन पार्ट क्या है, पीपी, प्रेजेंटेशन पार्ट सिफेलिक में, लेट अस सपोज वो क्या है, फेस है, तो वो उसका प्रेजेंटेशन पार्ट होगा। यानी ये इसका क्या है, अंदर का पार्ट है। ये एक ब्रॉड टर्म है कि हमने बता दिया, फिर इससे भी इसके अंदर घुस गए कि वो फेस है या फिर ऑसिपिट एरिया है, कौन सा है। तो समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं डेनोमिनेटर की। एन आर्बिट्री फिक्स बोनी लैंडमार्क। अब हम बात करते हैं बोनी लैंडमार्क की। इसमें जो वर्ड ध्यान देने वाली बात है, इसमें एक वर्ड ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मुझे ये डर लग रहा है कि पता नहीं मैं आपको अच्छे से समझा भी पा रही हूँ कि नहीं पा रही। कोशिश मैं कर रही हूँ कि आपको वो समझ आ जाए, ठीक है ना बच्चों। देखो सबसे पहले तो बोनी को अंडरलाइन करेंगे, कैसा है, बोनी लैंडमार्क है। अब देखो फिर से, बोनी लैंडमार्क है तो इसमें वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ऑसिपिट है। अगर मान लो सर की बात कर रहे हैं तो ऑसिपिट आ रहा है, या फिर फेस की प्रेजेंटेशन। ओहो, मैं कैसे आपको समझाऊं, ध्यान से देखो कि अगर फेस आ रहा है, हेड आ रहा है, तो उसमें 2 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। प्रेजेंटेशन पार्ट या तो एक सर के पीछे वाला ऑसिपिटल पार्ट हो सकता है, और दूसरा फेस हो सकता है। अब इसमें हम बोनी की बात कर रहे हैं, बोनी यानी बोन की बात कर रहे हैं। अब इसमें बोन कौन सी हो जाएगी, ऑसिपिटल बोन की बात कर दी। फेस में बात करें तो चिन बोन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फेस का। अगर पीछे का प्रेजेंटेशन पार्ट अगर पीछे का सर है यानी ऑसिपिटल पार्ट है, तो उसमें हम कौन सी बोन कंसीडर करेंगे, क्योंकि बोन की बात करें तो ऑसिपिटल बोन कंसीडर करेंगे, तो ऑसिपिट।
अब फेस की बात करें यानी आगे की बात करें तो इसमें हम कौन सा पार्ट कंसीडर करते हैं, चिन वाला पार्ट, मेंटम कंसीडर करते हैं, यानी इसका नाम क्या है, मेंटम है, चिन वाला पार्ट है, समझ आ गया होगा। ब्रीच की बात करें, नहीं बटक्स की बात करते हैं तो सैक्रम को हम बोनी प्रोमिनेंस मानते हैं, लैंडमार्क मानते हैं। शोल्डर की बात करें तो एक्रोमियन प्रोसेस की बात करते हैं। अब आप ये पूछोगे ये क्योंकि डेनोमिनेटर है, नीचे वाले पार्ट मानना है, सर में नीचे वाला पार्ट ऑसिपिटल, फेस में नीचे वाला पार्ट चिन होता है, बटक्स में नीचे वाला पार्ट सैक्रम और शोल्डर के प्रेजेंटेशन में एक्रोमियन नीचे वाला पार्ट होता है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है डेनोमिनेटर, जिसमें बोनी प्रोमिनेंसेस की बात करते हैं, समझ आ गया होगा। इसके बाद पोजीशन की बात करते हैं तो द रिलेशनशिप ऑफ फीटल डेनोमिनेटर टू अ स्पेसिफिक क्वाड्रेंट ऑफ द मैटरनल पेल्विक ब्रिम, इसमें क्या करें, द पेल्विस इज डिवाइडेड इनटू 8 पोजीशंस, LOA ROP L एटसेट्रा, ठीक है। ये कितने होते हैं, बस इतना याद कर लो कि 8 होते हैं। कितनी पोजीशंस होती हैं, 8, जिसमें लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर और ये होते हैं जिसमें कॉमन, बस आप इतना याद कर सॉरी सिर्फ पोजीशन में आप इतना याद कर लो कि 8 पोजीशंस होती हैं। कितनी होती हैं, 8 होती हैं। जैसे LOA ROP एटसेट्रा कर दोगे और इसमें लिख दोगे कि LOA यानी लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर इज कंसीडर मोस्ट कॉमन एंड फेवरेबल नॉर्मल पोजीशन फॉर चाइल्ड बर्थ, कि LOA वाली जो पोजीशन है वो क्या है, बेस्ट है, मोस्ट कॉमन है, फेवरेबल है चाइल्ड बर्थ के लिए। तो इतना ही था हमारा गर्भ विज्ञान में। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। मॉडर्न पार्ट थोड़ा समझाने वाला था, ठीक है। तो अगर आपको इस नोट्स के PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी अच्छी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।